आज का विषय जो रहेगा वो है अनुसंधान पद्धति के संदर्भ में रोग भिषक जातीय विमान अध्याय, जो चरक संहिता का विशेष अध्याय है। इस पर डॉक्टर साहब आज हमें व्याख्यान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नीरज व्यास सर। हमारी छोटी बहन शिष्यवत डॉक्टर प्रतिभा पांडे का भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। गुणत्रय विभेदेन मूर्तित्रयम् उपेयुषे त्रयी भुवि त्रिनेत्राय त्रिलोकी पतये नमः। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुक् भयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां दातारमीशं विविधौषधीनां दातारमीशं विविधौषधीनां। भगवान धन्वंतरी की जय। चरक आचार्य विजयते विजयते इतराम। आप सभी विद्वानों को प्रणाम। वैद्य मित्रम के सभी मेरे साथियों को नमस्कार। उन सभी का हार्दिक स्वागत, उनको धन्यवाद। हमारे आज के मॉडरेटर डॉक्टर नीरज व्यास सर, हमारे बड़े भाई, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर प्रतिभा पांडे का मैंने धन्यवाद दिया। डॉक्टर अजीत पाल सिंह सर, हमारे इस पूरे वैद्य मित्रम और इस वेबिनार का आयोजन समिति के अध्यक्ष। मेरी बड़ी बहन डॉक्टर बबीता शर्मा दीदी को प्रणाम। डॉक्टर प्रशांत मच्छी भी हमारे बीच में, उन सबको भी प्रणाम। और इस फेसबुक से जुड़े हुए जितने भी हमारे दर्शक हैं, ऑडियंस हैं, व्यूअर्स हैं, उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। आज अनुसंधान पद्धति का एक लेक्चर लेने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। सभी सुनने के लिए आप लोग बैठे हैं और लेक्चर लेने के लिए मैं बैठा हूँ। और इसका हमने आचार्य चरक ने रोग भिषक जिति विमान, जो अध्याय 8वां अध्याय है विमान स्थान का, उसमें जो आचार्य ने वर्णन किया है पूरे विषय का, वो रिसर्च मेथोडोलॉजी या अनुसंधान पद्धति में कितना कारगर कंटेंट है उसके अंदर, या वो कैसे आज के समय में अपनी विषय की पुष्टता करता है अनुसंधान पद्धति में, उस विषय पर आज अपन बातचीत करेंगे। मैं अपना जो मंतव्य है या जो मेरा विचार है, जो मैं सोचता हूं, वो आज आपके सामने रखूंगा। देखिए, अभी 2012 के बाद से CCIM ने सिलेबस के अंदर 4th ईयर से ही रिसर्च मेथोडोलॉजी को रखना शुरू किया है। अब क्या है कि 4th ईयर तो अगर यूजी का बच्चा होता है, विद्यार्थी होता है स्नातक का, लेकिन आज भी यदि अच्छे से अच्छे प्रोफेसर से भी यदि हम रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में बात करेंगे या पूछेंगे, तो हिल जाता है व्यक्ति कि यार कैसे करें, क्या करें, समझ में नहीं आता। अनुसंधान नाम सुनते ही आयुर्वेद के जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, बड़े बड़े वैद्य हैं, वो भी एक बार को पीछे हट जाते हैं कि हम अनुसंधान कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स, बड़ी बड़ी इंस्ट्रूमेंट्स, बड़ी बड़ी लैब्स, बड़े बड़े डाटा, बड़े बड़े सर्वे, सैंपल्स, बड़ी बड़ी हाइपोथेसिस, इन सब की परिकल्पनाएं और चित्र, भयावह चित्र हमारे सामने आ जाते हैं। हम डर जाते हैं, तो अनुसंधान से फिर पीछे हट जाते हैं। देखिए मित्रों, डरने की कोई जरूरत नहीं है, तो डरना मना है। और ये मैं नहीं कहता इस बात को, आज से 30-40 साल पहले सिप्पी साहब ने शोले फिल्म में गब्बर सिंह से भी कहलवाया कि जो डर गया तो मर गया। इसलिए डरने की तो जरूरत है ही नहीं। और अभी रामगोपाल वर्मा ने भी फिल्म बनाई, डरना मना है। तो डरना तो है ही नहीं किसी को, सामान्य बात है। क्योंकि डर के आगे जीत है। हाँ बहुत सही बात कही, बहुत बढ़िया बात कही। अब मेरा अगला वाक्यांश यही होने वाला था
आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। आपका बुद्ध निश्चित रूप से एकदम सटीक है गुरु के साथ। तो आज तो खैर नहीं, लेकिन आज से कोई 15 दिन पहले मैं एक फिल्म देख रहा था, बाटला हाउस। उससे भी पहले एक फिल्म देख रहा था, रॉ, RAW, रॉ करके। तो जब रॉ की फिल्म के बारे में सोच रहा था तो अचानक उसके फुल टर्म पे गया मैं। उसके जो फुल, उसका जो वर्ड है वो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो मैंने सोचा ये रिसर्च यहाँ भी है और हमारे आयुर्वेद के 4th ईयर में भी है, MD में भी रिसर्च है। तो ये रिसर्च हर जगह है। फिर एक CID चलता है, वहां भी रिसर्च करते हैं वो लोग। यानी पुलिस में भी रिसर्च है, जासूसी में भी रिसर्च है, चिकित्सा में भी रिसर्च है, आयुर्वेद में भी रिसर्च है। रिसर्च पीछा नहीं छोड़ रही कहीं। तो रॉ के लोग, एजेंट्स लोग कैसे रिसर्च करते हैं, इस पर जरा देखें, अपन गौर करें। तो उनका जो पूरा तंत्र है, वो पूरा का पूरा तंत्र कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन, सूचना और संवाद, इस पर आधारित रहता है। मुखबिरी, उनके एजेंट्स, उनके स्लीपर सेल्स, उनके कंटेंट्स, उनके कम्युनिकेशन, उनके जासूस। टाइगर जिंदा है, टाइगर एक था टाइगर, पूरी पिक्चर ही टाइगर के ऊपर है वो। तो ये जो रिसर्च है, इसके भी ये दो टूल जो हैं, ज्ञान यानी सूचना, और मुखबिरी, कम्युनिकेशन, संवाद। अब संवाद में से सम हटा दीजिए आप, क्या बचता है? वाद। वाद क्या है? वदनम वाद। अब देखिए, हो गया ना सरल। हम परेशान होते हैं रिसर्च को लेके, रिसर्च पता नहीं क्या है, अनुसंधान पता नहीं क्या है। बड़ा सरल है, सूचना और संवाद, ये दो चीजें करनी है अपने को बस। कोरोना, कोरोना पे रिसर्च करनी है, तो हमें क्या चाहिए? सूचना चाहिए और संवाद चाहिए। ये दो चीज यदि हमारे पास होंगी तो हम रिसर्च कर जाएंगे, काम कर जाएंगे। तो सूचना कैसी? सूचना, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ज्ञान, ये पूरा जो कोरोना से रिलेटेड है वो हमें सारा इकट्ठा करना पड़ेगा, कोविड से रिलेटेड। और संवाद, संवाद पूरा मेथड है, पूरी पद्धति है। किससे संवाद करें? सबसे पहले तो शासन से संवाद करो कि भाई हमें अनुमति दे दो आप रिसर्च करने की। आचार्य से अनुमति लो, शासक से अनुमति लो, सबसे अनुमति लेनी पड़ती है। तो संवाद। फिर उसके बाद जिला प्रशासन से अनुमति लो। आयुर्वेद वालों को तो प्रारंभ में अनुमति नहीं दी थी, अब जाके अनुमति देना शुरू हुआ है, तो परिणाम भी आ रहे हैं। फिर रोगी से संवाद स्थापित करिए। फिर रोगी को औषधि देने के बाद फिर संवाद कीजिए। तो वाद जो है या संवाद जो है वो आधार है किसका? रिसर्च का। आप सोचिए, आज से 5,000 साल पहले, 10,000 साल पहले कुछ भी तो नहीं था। हमारे ऋषि मुनि हिमवत पार्श्व पर जाके इकट्ठे हुए, पार्श्वे हिमवतः शुभे, ऐसे करके आचार्य ने कहा पहले अध्याय में, दीर्घंजीवति अध्याय में। विघ्नीभूता यदा रोगा प्रादुर्भूता शरीरिणाम, जब ये रोग विघ्नीभूत होकर हमारे शरीरों में उपस्थित हुए, तपोवासाध्ययनम ब्रह्मचर्य व्रतायुषाम, हमारे जो ऋषि मुनियों के तप था, व्रत था, उपवास थे, ब्रह्मचर्य था, व्रत थे, आयुष थे, इन सब में विघ्न पैदा किया। तब जाके सभी ने तय किया कि भाई अब तो इसका इलाज करना पड़ेगा। तो रिसर्च करनी थी उनको। किसकी रिसर्च? जो हमारे सामने नहीं है उसका ज्ञान, उसका ज्ञान करना है, इंफॉर्मेशन निकालनी है आयुर्वेद की। चिकित्सा कैसे होगी? आप सोचिए कि यदि आप कुछ भी नहीं जानते किसी चीज के बारे में, तो आप क्या करेंगे? आप डिस्कशन करेंगे। क्राइम पेट्रोल चल रहा है, क्राइम पेट्रोल चल रहा है। हमारी धर्मपत्नी क्राइम पेट्रोल की बहुत बड़ी शौकीन है, भयंकर। तो क्राइम पेट्रोल में जाती हैं वो, सूचना आती है मर्डर हुआ, बस। अब रिसर्च है पूरे की पूरी। क्या होता है? डिस्कशन होता है, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं अधिकारियों के द्वारा, बातचीत होती है।
इंफॉर्मेशन जुटाई जाती है, मुखबिरी कराई जाती है, तब जाके रिसर्च होके तब जाके कोई चीज निष्कर्ष रूप में निकलती है। तो रिसर्च है, तो इसको हव्वा नहीं बनाना, इसको माथे पे नहीं रखना, बहुत ज्यादा सरल काम है। तो ऋषि मुनि सारे इकट्ठे हुए, डिस्कशन किया, और वहां पर फिर ये बात निकल के आई कि आयुर्वेद एक ऐसा तंत्र है, ऐसा विषय है, ऐसा विज्ञान है जिससे हमको इन प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। तो कह सहस्त्राक्ष भवनम गच्छेत प्रष्टुम शचीपतिम, कौन जाएगा इंद्र के भवन में प्रष्टुम शचीपति पूछने के लिए। तो इन सब बातों से निचोड़ निकला कि उस समय जो एक रिसर्च का मेथड हुआ करता था, टूल हुआ करता था, वो इकट्ठा होना और डिस्कशन करना, ये इंपॉर्टेंट टूल था उस समय के लोगों का। तो इसको नाम दिया गया संभाषा का। संभाषा, संभाषा यानी कि भाषा सम्यक रूप से, भाषण अच्छी तरह से, भाषण सबके साथ सम्मिलित रूप में होके करना, दैट्स कॉल्ड संभाषण। और यदि एक जैसी आईक्यू के, एक जैसे विचार के, एक जैसे मन के, एक जैसे भाव के इकट्ठे हों कुछ लोग, तो उसको कहते हैं तद्विद्य। तद्विद्य, विद्य यानी नॉलेजेबल, तद्विद्य यानी कि एक जैसे नॉलेज के लोग। तो जब संभाषा में एक जैसे नॉलेज के लोग, एक जैसे विचार के लोग, एक जैसे भाव के, एक जैसे मन के, एक जैसे एटीट्यूड के लोग इकट्ठे होते हैं और एक समस्या को लेकर उसको सॉल्यूशन करने के लिए जब वो प्रवृत्त होते हैं, तो ऐसी संभाषा संधाय संभाषा कहलाती है, जल्प करने वाली संभाषा कहलाती है। तो आचार्य कहते हैं तद्विद्य संभाषा ज्ञानाभियोग संघर्ष करी, ज्ञान का अभियोग करने वाली है और प्रसन्नता दिलाने वाली है। और 25वें अध्याय में अग्र में कहा बुद्धिवर्धना नाम, ये संभाषा बुद्धि का वर्धन करने में सर्वश्रेष्ठ है। क्लासिकल मेथड ऑफ रिसर्च की मैं बातचीत कर रहा हूं। आप एक बार के लिए भूल जाइए आपकी थीसिस को, टॉपिक्स को, आप कैसे एमडी करते हैं, कैसे थीसिस बनाते हैं। आप देखते हैं कि आपके टॉपिक के सिलेक्शन के लिए भी एक एथिकल कमेटी बैठती है। उस एथिकल कमेटी में मेंबर्स होते हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स होते हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं, मेडिकल कॉलेज से भी डॉक्टर आते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, उसमें एक लेमैन भी आता है, आम नागरिक भी उसके अंदर आता है। क्यों? क्योंकि ये जो रिसर्च है, ये जो करने वाला है विद्यार्थी, ये आम जन से जुड़ा हुआ विषय होना ही चाहिए। इसी के लिए सब इकट्ठे होते हैं, एथिकल कमेटी के लोग, फिर डिपार्टमेंट के लोग बैठते हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल बैठते हैं, फिर वो विद्यार्थी बैठता है जो रिसर्चर है, अनुसंधाता है। इतने सारे लोग बैठते हैं, तब जाके एक विषय तय होता है कि हाँ, दिस इज अवर एम, दिस इज अवर इंट्रोडक्शन, दिस इज अवर प्रतिज्ञा, ये हमारी प्रतिज्ञा है। कहने का अर्थ ये है, आज से हजारों साल पहले जब आयुर्वेद लिखा जा रहा था, तो ये एक ऐसा शास्त्र नहीं है कि ये मन किया और आचार्य ने ज्वर की चिकित्सा में कलिंगादि कषाय लिख दिए, कलिंगा पटोलस्य पत्रम कुटुकरोहिणी। आपको क्या लगता है ये केवल ध्यान से और ज्ञान से ही उन्होंने लिख दिए? कोई प्रैक्टिकल नहीं था इनके ऊपर? नो, गहन चिकित्सकीय प्रायोगिक कार्य था, गहन कार्य था, गहन। तक्षशिला विश्वविद्यालय का मुझे एक वाकया याद आता है। आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व एक विद्यार्थी अपने गुरु के पास जाता है, गुरुदेव, मेरी आयुर्वेद की शिक्षा पूर्ण हो गई है, मुझे आप अनुमति दें, मैं अपने कर्म क्षेत्र और गृह नगर में जाके चिकित्सा करूं। कहाँ रहते हो बेटा तुम? मैं बिहार में रहता हूँ, पटना राजगृह। ओके, बहुत दूर है वो तो। हाँ, दूर। अच्छा, आपको कैसे लगा कि आपने पूरा चिकित्सा ज्ञान कर लिया है इसका? कि आपने जो मुझे होमवर्क दिया था मैंने सारा कर लिया है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पूरा चिकित्सा ज्ञान कर लिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक काम कीजिए, इस तक्षशिला विश्वविद्यालय का जो
20 से 25 एकड़ का जो पूरा क्षेत्र है, उस पूरे कैंपस के अंदर एक ऐसी औषधि लाइए जिस औषधि का कोई भी चिकित्सोपयोगिता ना हो, कोई काम की दवा ना हो, ऐसी एक दवा मुझे लाकर दीजिए आप। वो विद्यार्थी, वो चिकित्सक गुरुजी की आज्ञा शिरोधार्य करके चला और जाके उसने काम ये शुरू किया। 6 महीने लगे। कितने? 6 मंथ्स। आधी इंटर्नशिप, विशिखानुप्रवेश आधा, 6 महीने का हो गया। गुरुजी के पास आया कि गुरुदेव, मैंने सभी औषधियां देख ली, सारी पादप देख लिए, सारी वनस्पतियां देख ली, इस पूरे विश्वविद्यालय के परिसर में एक भी द्रव्य ऐसा नहीं मिला जो औषधि उपयोगिता जिसकी ना हो। अब आप सोच सकते हैं कि ये कहने के लिए कितना ज्ञान चाहिए, कितना प्रायोगिक पक्ष चाहिए। वो विद्यार्थी और कोई नहीं, बाल रोग का बहुत बड़ा आचार्य जीवक थे। जीवक, कुमार वृक्ष जीवक भी कहते हैं उनको। कुमार वृत्ति के आचार्य भी माने जाते हैं, बहुत बड़े जीवक वो थे आचार्य। उन्होंने ये सारी बातें करी। आप देखेंगे चरक संहिता में जगह जगह पर इसीलिए तद्विद्य संभाषा की गई, इकट्ठे किए गए हैं वैद्य लोग। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि रिसर्च के लिए जो आवश्यक टूल है, जो अनिवार्य टूल था उस समय, वो था तद्विद्य संभाषा। संभाषा संभाषा के रूप में आचार्य ने बताया कि संधाय संभाषा भी होती है, विग्रह संभाषा भी होती है। और ये संभाषा केवल और केवल आयुर्वेद के वैद्यों के साथ करनी चाहिए, आयुर्वेद के ज्ञान को निष्पादन करने के लिए करनी चाहिए, किसी तत्व की खोज के लिए करनी चाहिए, किसी भी विषय के निष्कर्ष के लिए करनी चाहिए। अपने बराबर बुद्धि के वाले लोगों के साथ ही करनी चाहिए। ये कभी कभी प्रेम से भी होती है और कभी कभी इसमें विरोध भी हो जाता है, ऐसा भी होता है। उज्जैन में 2005 में एक बहुत बड़ी सेमिनार थी। वर्तमान में एक बहुत बड़े आचार्य हैं पंचकर्म के, उनका व्याख्यान चल रहा था। उन्होंने कोई विषय पर टिप्पणी की, सामने ऑडियंस में एक और बहुत बड़े आचार्य बैठे थे, संहिता के बहुत बड़े आचार्य वर्तमान में, उनसे बड़ा कोई आचार्य नहीं है आज के जमाने में। दोनों ही अपने विषय के तज्ञ, एकदम जबरदस्त। ऐसा मान लें कि एक तरफ आत्रेय और दूसरी तरफ आचार्य सुश्रुत, ऐसे विद्वान बैठे। तो जैसे ही उन्होंने एक विषय रखा, इधर से नीचे से उन्होंने उसका विरोध कर दिया कि आप असत्य भाषण कर रहे हैं आचार्य, अतथ्य परक बातचीत कर रहे हैं। दोनों ने विरोध किया कि नहीं, मैं सही हूं, कि मैं सही हूं। तो जब ऐसा विषय आ जाए जहां पर टकराव की उम्मीद हो, जहां पर विरोध की उम्मीद हो जाए, दूसरे के मत का खंडन ही करना है, केवल अपने मत का स्थापना नहीं करनी है, तो ये विग्रह संभाषा कहलाती है। तो आचार्य ने संभाषा दी इस अध्याय के अंदर भी। अब इंटेलिजेंसी के लोग हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के लोग, पकड़ में आ जाता है कोई जासूस। आपने बेबी फिल्म देखी होगी, तो बेबी फिल्म में जो शबाना थी वो पकड़ लेती है उसको, नेपाल के एक जासूस को। अब उससे जानकारी उगलवानी है, तो शबाना से अक्षय कुमार कहता है कि शबाना, यदि आप अनुमति दें तो मैं जरा इससे विग्रह संभाषा कर लूं, क्योंकि ये संधाय संभाषा से तो मानने वाला है नहीं। तो ये संधाय संभाषा, प्रेम से जो बात बताते हैं वो संधाय संभाषा। और यदि लट्ठे से कोई बात बताएं, 3rd डिग्री का इस्तेमाल हो, उसके बाद ही यदि कोई आंसर निकले, तो वो विग्रह संभाषा। अभी एक फिल्म और देख रहा था, वेब सीरीज थी शी, एक शी करके एक वेब सीरीज आई है,
उसमें जो विलेन है वो संध्या संभाषा से ही आंसर दे देता है सारे। वो कहता है साहब नार्कोटिक्स का विलेन था वो। कहता नहीं साहब मेरे बस का नहीं है। आप तो पूछिए आपको क्या पूछना है, मैं उत्तर दूंगा आपको। ये संध्या संभाषा। तो संध्या संभाषा प्रेम से किसी निष्कर्ष पे पहुंचे, और विग्रीय संभाषा लड़कर झगड़कर विरोध करके एक दूसरे को नाराज करके एक दूसरे के पक्ष का खंडन करके यदि किसी निष्कर्ष पे तो वहां भी पहुंचेंगे, क्योंकि निग्रह स्थान बताया आचार्य ने वाद मार्गों में। तो संभाषा जो है वो हमारे मेथोडोलॉजी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स में से एक है। तो इसको ऐसा नहीं छोड़ देना चाहिए कि आजकल कौन सी सेमिनारों में क्या निकलता है। आप सोच इतनी बड़ी बड़ी सेमिनार्स होती हैं, आज ये वेबिनार ही हो रही है ऐसा मान लें अपन। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, बिल्कुल पक्की गारंटी, कि आज जो व्यूअर्स को ऑडियंस को जो मिलेगा वो एकदम फ्रेश है वो कंटेंट। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा जो चिंतन है, मनन है, मंथन है, वो आज सूर्योदय से लेके, बल्कि ब्राह्म मुहूर्त 4 बजे से लेके और शाम को 5:59 तक का चिंतन, मनन और अध्ययन है। बिल्कुल फ्रेश है। मैंने भी मेरे 43 इयर्स लाइफ में पहले कभी इस नजरिए से इस अध्याय को भी नहीं देखा और ना बातचीत करी कभी। पहली बार बबीता दीदी का, अजीत सर का फोन आया, मैसेज आया कि आपको एक रिसर्च मेथोडोलॉजी पर व्याख्यान देना है। मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाता हूँ एमडी वालों को, पर वो मेरे के पास एक निश्चित टॉपिक दे रखे हैं आचार्य प्राचार्य महोदय ने, बस उन्हीं को मेरे को पढ़ाना होता है। तो मैं तो रहता हूँ तैयार पढ़ाने के लिए, पर हमारे विद्यार्थी तो आप जानते हैं आजकल सब पूर्ण घड़े हैं, वो तो साक्षात ब्रह्मा के अवतार रहते हैं सारे विद्यार्थी। एमडी फाइट करने के बाद उनको ऐसा ही प्रतीत होता है कि हमसे बड़ा ज्ञानी इस धरती पे तो कोई है नहीं, हमसे कोई आगे ज्ञान ले जाए हम दे देंगे उसको ज्ञान। तो ज्यादा पढ़ने लिखने में ज्यादा इंटरेस्ट लेते भी नहीं है बच्चे, इसलिए ज्यादा अभ्यास भी नहीं है एमडी वालों को रिसर्च पढ़ाने का। और यूजी में स्नातक में मैं कक्षा नहीं लेता, मेरे जो सबॉर्डिनेट हैं डॉक्टर जितेंद्र वो पढ़ाते हैं बच्चों को। कुल मिला के इतना गहन चिंतन जो आज पूरे दिन भर में हुआ, उसका पूरा का पूरा क्रेडिट मैं वैद्य मित्रम के आप सभी साथियों को देना चाहूंगा, बबीता दीदी को, धीरज सर को, आप पूरी टीम को देना चाहूंगा कि आपकी वजह से मेरे भी जीवन में ये रिसर्च का एक नया सोपान पैदा हो गया, अनुसंधान का एक नया सोपान पैदा हो गया, और एक नए नजरिए से, नए अनुसंधान के नजरिए से मैंने इस अध्याय को देखा। और देखिए इस अध्याय का नाम कितना सुंदर है, रोग भिषक जीती। वैद्य रोग को जीतेगा। इस अध्याय को पढ़ने के बाद विजनरी लेसन है ये। आपका जो दृष्टि है उसको सृष्टि में बदलने वाला है, आपकी जो चिकित्सा की सृष्टि है उसमें बदलने वाला अध्याय है ये, रोग विषयक जीते। तो संभाषा के बारे में मैंने निवेदन किया। इसके बाद आचार्य कहते हैं कि संभाषा के लिए वाद आवश्यक है। अब वाद क्या है? वदनम वादः, जो बोला जाए वो वाद है। और संवाद, जो संस्कृत प्रकार से बोला जाए, जो सम्यक प्रकार से बोला जाए, जो बहुत अच्छी तरह से जिसको प्रस्तुत किया जाए, वो संवाद है। तो ये वाद जो है वो टूल्स हैं, मेथड्स हैं किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, किसी भी विषय के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, अनुसंधान करने के लिए। भाई वास्तव में अनुसंधान है क्या? आप देखेंगे ना क्या है अनुसंधान। अनुसंधान है कोविड के अंदर अश्वगंधा काम करता है कि नहीं करता, छुपा हुआ है। तो छुपे हुए विषय को बाहर लाना अनुसंधान है। अनुसंधान क्या हुआ भाई? ऐसा तो है नहीं कि अश्वगंधा के अंदर ये गुण अभी प्रकट हुए हैं अचानक मार्च अप्रैल में कोविड के आने के बाद, उसमें तो पहले से ही थे। सत्य तो था ही ना। हमने क्या किया? केवल उस सत्य को उद्भासित किया, उद्घाटित किया, उसको हम सबके सामने लाए। इसीलिए तो री शब्द लगाया, सर्च, रिसर्च।
कोई भी विषय है, सत्य है, उस सत्य को सामने लाना, वो जो छुपा हुआ सत्य है उसको सामने लाना। मर्डर तो हुआ है ना क्राइम पेट्रोल में, उसको पुनरावलोकन कर लिया गया। हाँ, जी उसको निकाला गया, अवलोकन के लिए भी मेहनत की, जी मेहनत करी बहुत। उस मेहनत करने के लिए जो टूल्स हैं, वो मेथड्स हैं सारे, कैसे कैसे वहां तक पहुंचा जाए, कैसे पहुंचा जाए, वो टूल्स जो है वो 44 वाद मार्ग हैं। आज आज हमारा बच्चा एमडी में आता है, थीसिस के लिए तैयारी करता है, सबसे पहले आता है क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन, एम्स, सब्जेक्ट, टॉपिक। मैडम टॉपिक बताइए, सर टॉपिक बताइए। वो हिंदुस्तान के अपने जितने भी परिचित वैद्य होते हैं, टीचर्स होते हैं, साथी होते हैं, उन सबको फोन कर करके, मैसेज कर करके पूछता है टॉपिक। तो सर मेरे को टॉपिक बताइए, मेरा टॉपिक क्या है, मेरा टॉपिक क्या है। करना उसको वही है जो उसका गाइड बताएगा, पर वो परेशान सबको करता है। सर टॉपिक बताइए, सर टॉपिक बताइए। नहीं भले आदमी, तेरे को करना वही है जो तेरा गाइड बताएगा, तो तू हमको क्यों परेशान कर रहा है। तो बड़ा अच्छा उत्तर दिया मेरे एक विद्यार्थी ने, यूजी मेरे यहाँ से करके गई वो। तो गुरुजी मैं बस इतना सा बताने के लिए फोन किया है कि मैं एमडी कर रही हूँ। और मैं रिसर्च करना चाहती हूँ। उद्देश्य आप बताओ चाहे मत बताओ। उद्देश्य यही है कि मैं एमडी कर रही हूँ और मैं अब रिसर्च में जा रही हूँ, इसलिए बस इस सूचना के लिए मैंने आपको फोन किया है। आप मुझे बता देंगे तब भी मेरा गाइड उसको मानने वाला नहीं है। गाइड जो करेगा वही मेरे को करना है। तो ये जो इंट्रोडक्शन है, ये जो टॉपिक है, ये जो सब्जेक्ट है, ये जो इश्यू है, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो प्रतिज्ञा है, हमारी एम्स है, ऑब्जेक्ट है, यही तो प्रतिज्ञा है। तो प्रतिज्ञा किसने बताई? साध्य निर्देशो प्रतिज्ञा, आचार्य कहते हैं। वाद, बोलना, मेरे को ये करना है, मेरे को स्थापित करना है कि जो त्रिकटु है वो इसके अंदर लाभकारी है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो इन्फेक्शंस होते हैं उनको रोकने में त्रिकटु लाभकारी है। ये मेरे को सिद्ध करना है। वाद, वाद बोलता है, ये प्रतिज्ञा है, ये स्थापना है, ये प्रतिस्थापना है, ये जिज्ञासा भी है, ये प्रॉब्लम भी है, और ये व्यवसाय भी है। क्या बोलते हैं आचार्य, कितना सुंदर कहा, व्यवसायो नाम निश्चय, व्यवसायो नाम निश्चय। हमारे बच्चों से हम पूछते हैं कि आप कौन से कोर्स में पढ़ रहे हैं? बीएमएस, प्रथम व्यावसायिक सत्र, फर्स्ट प्रोफेशनल। प्रोफेशनल क्यों है आप? प्रोफेशनल क्यों है? तो सर हम बिजनेस करेंगे। तो मैंने कहा चिकित्सा तो सेवा है, बिजनेस है क्या सेवा है? पर गुरुजी इसका नाम तो व्यावसायिक सत्र है, व्यवसाय के लिए है। तो व्यवसाय क्या है, बिजनेस है क्या? ना, व्यवसाय बिजनेस नहीं है, व्यवसाय व्यापार भी नहीं है ना, ये तो सेवा ही है। फिर इसको व्यवसाय क्यों कहा? देखिए चरक ने कितना अच्छा उत्तर दिया, व्यवसायो नाम निश्चय। क्या बात, अभी कहां दिया है? ये दिया रोग विशेषज्ञ में, विमान में दिया, आखिरी में जाकर। बीचों बीच में बताया, वाद मार्ग में बताया, बीचों बीच में बताया। अब वहां तक पहुंचेगा कौन? ना तो हमें धैर्य है, ना हम पढ़ सकते हैं, ना हमें पढ़ाता है कोई। बस प्रथम वर्ष में बता दिया व्यावसायिक सत्र में, और प्रथम वर्ष से भाई द्वितीय वर्ष भी हो गया, तृतीय वर्ष भी हो गया, चतुर्थ वर्ष भी हो गया, डिग्री हो गई भाई की, प्रैक्टिस भी चल रही है, जिंदगी का आखिरी पड़ाव भी है। पूछ लिया भैया तुमने कौन सा कोर्स किया था? बीएमएस किया था। वो कैसा कोर्स है? व्यावसायिक कोर्स है। व्यवसाय क्यों? कि जिंदगी भर व्यवसाय किया, मैंने व्यापार किया, उससे पैसा कमाया। अच्छा इसलिए व्यवसाय ना, ये निश्चयात्मक कोर्स है,
नार्थार्थम नापि कामार्थम, चरक ने प्रतिज्ञा कराई है। रसायन अध्याय, आयुर्वेद समुत्थानी अध्याय में प्रतिज्ञा है। ये नाम क्या है? आयुर्वेदीय समुत्थानी अध्याय। आयुर्वेद के समुत्थान के लिए जो अध्याय कहा गया वो आयुर्वेद समुत्थानी अध्याय। उसमें प्रतिज्ञा है चरक की, नार्थार्थम नापि कामार्थम, ना ये अर्थ के लिए है ना ये कामनाओं की पूर्ति के लिए है। मैं तेरी डॉक्टरी ट्रीटमेंट कर रहा हूं, तू मेरे को, मैं तेरी दवाई भी लिख रहा हूं, मेरा मलेशिया टूर पैकेज दीजिए। 3 दिन 5 रात दुबई में बिताना चाहता हूं, अकेला, फैमिली नहीं जाएगी, आपकी दवाई मैं लिखूंगा। ये कामनाएं, कामनाओं की पूर्ति के लिए है क्या? ना, काय के लिए? नार्थार्थम नापि कामार्थम अथ भूत दयाम प्रति। अथ, अथ का ये मंगलकारी काम है। अथ यानी मंगलकारी, सामान्य काम नहीं है, निश्चय रूप से ये मंगलकारी कार्य है और भूत दया के लिए ही है। केवल प्राणी मात्र पर दया की भावना से, प्रेम की भावना से, करुणा की भावना से, कल्याण की भावना से, मित्रता की भावना से, सेवा की भावना से, बिना किसी अपेक्षा की भावना से समर्पित होकर जीवन भर you have to serve the society. This is your oath, and this is not Hippocratic oath. This is चारकीय oath. इस चरक की प्रतिज्ञा है। You have to follow that whole your life. इस पूरे जीवन भर की प्रतिज्ञा है आप। ये निष्कर्ष है और यही अनुसंधान भी है, शोध है ये। भाई अगर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यदि जीवन में प्रेम नहीं है, समर्पण नहीं है, सेवा नहीं है, संकल्प नहीं है, समन्वय नहीं है, आप बन जाओ प्रोफेसर, बन जाओ वीसी, बन जाओ डायरेक्टर, बन जाओ एडवाइजर, बन जाओ सचिव, बन जाओ मंत्री, बन जाओ प्रधानमंत्री, बन जाओ आप, यदि प्रेम नहीं है जीवन में, बेकार है। तो व्यवसाय, तो व्यवसायो नाम निश्चय न तु व्यापार। व्यापार नहीं है ये समझ लीजिए। और ये हमारी प्रतिज्ञा है और यही हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्ट है रिसर्च का, जो पहला कंटेंट है। व्हाट इज द इशू, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द टॉपिक, व्हाट इज द इंट्रोडक्शन, व्हाट इज द एम, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिसर्च। यू हैव टू आइडेंटिफाई, you have to accept, you have to select, you have to desire, you have to evaluate, you have to accept what want to do. आप क्या करना चाहते हो? what do you do? क्या कर रहे हो आप? I am doing research about this topic, that this Arogyam Kashayam, this Shirish Amritadi Kwatham, this Amritadi Kwatham, this Guduchari Kwatham, this Kalingadi Kashayam, this Ashwagandha, this Muleti, this Giloe, this Brahmi, this Bhumyavalgi, this Kalmek is efficacious in COVID-19 or not? This is my problem. This is my topic. This is my issue. And that's called Pratigya. According to Charak, Vadmark, this is the Pratigya. ये पहला है। ये वाद भी है, स्थापना है, प्रतिस्थापना है, प्रयोजन है, ये व्यवसाय है, ये जिज्ञासा है। क्या है, क्या है, क्या है आपका उद्देश्य? मेरा उद्देश्य कोविड-19 पर अश्वगंधा का प्रभाव देखना, चिकित्सकीय प्रभाव। अगला स्टेप, हेतु। कैसे करोगे? What are the tools? What are the methods of your research? कैसे करोगे? मुझे सबसे पहले द्रव्य चाहिए, द्रव्य चाहिए।
मेडिसिन चाहिए, ड्रग चाहिए, go to your script, go to your text, go to your library, go to your digital library, go to your encyclopedia, go to the Google Guru. Google Guru. No. Google Guru, the boss guru. Go. What? द्रव्य, गुण और कर्म. द्रव्य, गुण और कर्म, षट पदार्थों में से 3 आधार है. जाइए देखिए ना. तो द्रव्य गुणाचार्यों के पास जाइए, गुण समझिए, कर्म समझिए, उसके बाद उसका सिलेक्शन कीजिए. हेतु, ड्रग का सिलेक्शन करना, ड्रग की पूरी हिस्ट्री निकालना, पूरी फार्मेकोलॉजी निकालना, पूरी द्रव्य गुण वीर्य विपाक निकालना, पूरा उसका आप्तोपदेशित जानकारी निकालना, हैबिटेट निकालना, कल्टीवेशन निकालना, उसके पूरे पंचांगों के बारे में जानकारी निकालना, पूरी हिस्टोलॉजी समझना, सारा नॉलेज लेना द्रव्य के बारे में. व्हाट इज दिस? आप्तोपदेश के माध्यम से द्रव्य को जानना, द्रव्य गुण और कर्म, उसका गुण समझना, उसका कर्म समझना, और फिर सामान्य और विशेष और समवाय, सामान्य और विशेष के द्वारा उसके प्रभाव को समझना. हेतु, ये टूल्स है, टूल्स. They all contents are coming in the heading of the tool. Method of research. आपका मेथड क्या है? सभ्य विचार. आचार्य चरक ने एक वाद मार्ग दिया, सभ्य विचार. क्या है सभ्य विचार? सभ्य विचारो अनैकांतिक. व्यभिचारी है वो पुरुष, ऐसा बोलते हैं. व्यभिचारी जिसके कई सारी गर्लफ्रेंड्स हों, व्यभिचारी. अनैकांतिक, सभ्य विचारो सो नैकांतिक. हेत्वाभास, हेतु एकांतिक होता है, सभ्य विचारी नहीं होता, अनेकांतिक नहीं होता. एक ही अर्थ को दिखाने वाला होता है हेतु. तो यहाँ सब तो सभ्य विचार किसके लिए? द्रव्य की बहुलता, चिकित्सा के कॉन्सेप्ट की बहुलता, आचार्यों से ज्ञान प्राप्त करने की बहुलता, शिक्षकों से बातचीत की बहुलता, मेथड्स की बहुलता, ये व्यभिचार हैं सारे. एक ही लाइन पर काम नहीं करना, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए. तो ये मेथड है, टूल है. यहाँ पर दूसरे तरीके से सभ्य विचार को भी सकारात्मक रूप से वाद मार्गों में लिया है. प्रमाणों को लिया, शब्द, आप्तोपदेश प्रमाण. यहां पर शब्द का प्रयोग किया वाद मार्गों में, शब्द. अब देखिए रिसर्च शुरू हो गई. आप्तोपदेश किसका प्रमाण है? चरक का विशेष प्रमाण है. और चरक ने जब प्रमाणों की बात वाद मार्गों में की, प्रत्यक्ष की भी बात की, अनुमान की भी बात की, एतिह्य की भी बात की, औपम्य की बात करी, संभव की बात करी, अर्थ प्राप्ति की बात भी करी, परंतु वहां आप्तोपदेश शब्द नहीं दिया, वहां शब्द प्रमाण दिया. अब ये कैसे संभव है? कोई व्यक्ति एक जगह आप्तोपदेश कहता है, एक जगह शब्द कहता है. हाउ? ये वाद मार्ग हैं, आप्तोपदेश प्रमाण है. और यहां पर आप्तोपदेश को वाद मार्गों में लाके उसकी महत्ता को आप कम नहीं कर सकते. आप्त का उपदेश, ये एक सम्माननीय कंटेंट है. आचार्यों को, ऋषि मुनियों को, अपने गुरुजनों को महत्ता देते हुए आप्त को यहाँ पर वो नहीं लाए, शब्द को लाए. प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष के बिना तो संभव ही नहीं अनुसंधान, संभव ही नहीं है. मरीज का माथा तप रहा है, बुखार आ रहा है, गले में खराश है, उसको गंध का ज्ञान नहीं हो रहा है, बोल रहा है ना, आपकी इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष हो रहा है.
तो ये प्रमाण है, अनुमान। अनुमान प्रमाण सारी चीज ही आजकल जो चल रही है वो अनुमान पर ही चल रही है। क्या है अनुमान? खलु तर्को, अनुमानम खलु तर्को, तर्क है। बिना रीजनिंग के कोई चीज नहीं हो सकती। एक तर्क चलता है, एक रीजनिंग चलती है। क्राइम पेट्रोल में कोई मर्डर होता है तो उसके पीछे एक ठोस वजह तलाशती है पुलिस। यार इसके पीछे रीजनिंग क्या है, रीजन क्या है, कारण क्या है, तर्क क्या है, ये मर्डर क्यों हुआ है, लॉजिक देखते, लॉजिक। युक्ति अपेक्षा, युक्ति की अपेक्षा करने वाला तर्क, तब वो उस मर्डर तक पहुंचते हैं, मर्डरर तक। हत्या किसने की? आपके पास क्या है, ठोस वजह है क्या? इससे लाभ किसको होना है, कारण क्या है? प्रॉपर्टी की वजह से हत्या हुई है तो वो तुरंत शक करते हैं, भाई पे शक करते हैं, सबसे ज्यादा पत्नी पे शक करते हैं। मर्डर की वजह, फायदा किसको होगा? तो जिसको फायदा होगा उसी से सबसे पहले पूछा जाएगा। तो एक सहज है। रेस फिल्म थी एक, अनिल कपूर, अक्षय खन्ना, सैफ अली खान की पहली फिल्म थी, 2008 में मेरी शादी के बाद देखी थी मैंने। तो सैफ अली खान का मर्डर होता है, अनिल कपूर पुलिस इंस्पेक्टर, वो आता है तो वो जानकारी करता है कि बीमा है 1 मिलियन का, किसको मिलेगा? अक्षय खन्ना को मिलेगा या इसकी बीवी को मिलेगा? तो बीवी पे पहला शक है। तो लॉजिक है, रिसर्च है, रीजनिंग है, अनुमान है। भाई कोविड का जो शुरुआत हो रही है, ये शुरुआत गले में खराश के साथ हो रही है, खांसी के साथ हो रही है, कफ के साथ हो रही है। तो हम ऐसा करते हैं, त्रिकटु से शुरू करते हैं इसकी चिकित्सा। और त्रिकटु देना शुरू किया मध्य प्रदेश में, लोगों ने चाय में, काढ़े में त्रिकटु डालकर सेवन करना शुरू किया। तो जो रीजनिंग थी, जो तर्क था, जो लॉजिक था, वो सटीक बैठा और लाभ भी हुआ। भाई यदि गला खराब नहीं होगा लोगों का, अब ठीक है, यदि किसी ने ज्यादा भी पी लिया, उसको ब्लीडिंग भी हो गई, चक्कर भी आ गया, बीपी बढ़ गया, वो अलग इशू है। पर कम से कम कोविड के इन्फेक्शन से बच गया वो व्यक्ति। एक तो चीज पकड़ में आई ना, हमने त्रिकटु चूर्ण पिलाया, काढ़ा पिलाया, चाय पिलाई, दूध पिलाया, उससे हम एक इन्फेक्शन से बचे। तो ये जो है वो एक लॉजिक है, रिसर्च है, अनुमान है। तो अनुमान जो है वो एक बड़ा हेतु है, बहुत बड़ा वो टूल है, बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है वो। हम इस समय देश के अंदर जितनी भी रिसर्च हो रही है, जितना भी एमडी वर्क कर रहे हैं, पीएचडी वर्क चल रहा है, प्रॉब्लम उठाने से ले उठाने को लेकर जब जद्दोजहद होती है, दिमाग लगता है ना, तो इन सब के पीछे और पीछे केवल एक ही प्रमाण कार्य करता है, वो है अनुमान। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि जो पूरी की पूरी रिसर्च है, उसके जितने भी स्टेयर्स हैं, उसके जितने भी स्टेप्स हैं, जो प्रतिज्ञा हो, हेतु हो, उदाहरण हो, उपनय हो, निगमन हो, ये पांचों के पांचों जो पंचावयव हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? परार्धानुमान के कंटेंट है। अनुमान से इतर हो ही नहीं सकती रिसर्च। और सारे विषयों का चयन जो होता है वो अनुमान से ही होता है, लेकिन तर्क सहित और लॉजिक सहित, युक्ति पूर्वक उसका चयन करते हैं। अर्थ प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति वेरी इंपॉर्टेंट। किसी चीज को कहे बिना ही समझ जाना, बिना कहे ही दूसरी चीज के रिजल्ट से किसी चीज के रिजल्ट समझ जाना, जीनियस। अर्थ प्राप्ति, छल, धोखा, डमी, प्लेसिबो,
हम दवा दे रहे हैं और पेशेंट को कह रहे हैं कि ये बड़ी इफेक्टिव मेडिसिन है, ये काम करेगी। प्लेसिबो। मैं क्लिनिक करता था आयुर्वेद करने के बाद, बीएमएस के बाद 3 महीने मैंने क्लिनिक किया, प्रैक्टिस की। तो पेशेंट आते थे, डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा दो, डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा दो, डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा दो। अब वो औषधि जो थी मेरे पास, एक होम्योपैथिक मेडिसिन है कोलोसिंथ। गृध्रसी के मरीजों में, शाइटिका के मरीजों में जब पेशेंट चले और झुकते समय दिक्कत हो, दर्द हो, वेदना हो, तो वो मेडिसिन काम करती है, बहुत अच्छा परिणाम है उसका, बिल्कुल जादू की तरह। तो मैंने वो दवा दी उसको, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुआ कि डॉक्टर साहब मुझे तो आप इंजेक्शन ही लगाओ। तो इंजेक्शन के लिए तो ठीक है, तो मैंने डिस्टिल वाटर भरा, प्रिक किया, बस उसके अंदर प्रवेश नहीं कराया मसल्स में, डिस्टिल वाटर को बाहर निकाला, उसके इंजेक्शन लग गया, उसको संतुष्टि हो गई। छल, प्लेसिबो, धोखा। इंटेरोगेशन में भी छल होता है, धोखा होता है। दोनों पार्टनर हैं, एक पार्टनर को दूसरे कमरे में बिठाया, इधर उससे पूछना शुरू किया, तो वो तो ऐसा कह रहा था तेरे बारे में। अच्छा, धोखेबाज है, कमीन है, बेकार आदमी है, उसने मेरे को धोखा दिया है, गद्दार है, और वो सारी बातें सच उगल देता है। तो रिसर्च के लिए, शोध के लिए छल भी काम करता है। वाद मार्गों में से छल का स्थान दिया। अहेतु, गलत गलत टूल भी आपको गलत रास्ते पे ले जाएगा, और आखिरी में जब आप पहुंचोगे तो पता चलेगा कि हमने जो मेथड लिया या टूल लिया वो गलत लिया। ठीक है भाई, गलत लिया तो आप भुगत दिए। तो ये हेतु। फिर आता है उदाहरण, तो जो प्रीवियस स्टडीज हैं उस रिसर्च के बारे में, विषय के बारे में, वो सारे के सारे दृष्टांत की श्रेणी में आते हैं। सुनिएगा, दृष्टांत, उपनय। उपनय डिस्कशन में आता है। जो रिसर्च का जो टूल है, जो स्टेप है, उपनय, आई मीन डिस्कशन, वो जो डिस्कशन है, वो उसमें कई सारी चीजें आ जाती हैं इन बाद मार्गों में। उत्तर, सिद्धांत, अनुयोग, प्रत्यनुयोग, अतीत काल, परिहार, संशय, अनुयोज्य, अननुयोज्य, वाक्य दोष, निग्रह स्थान, अर्थांतर, हित्वंतर, अभ्युनुज्ञा, प्रतिज्ञा हानि, ये सारे के सारे विषय उपनय के, डिस्कशन के। अब डिस्कशन में खुल के बात होती है, नेगेटिव भी बात होती है, पॉजिटिव भी बात होती है। आपने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, हमने इस मेथड को यूज किया, हमने उस मेथड को यूज किया, वो ठीक नहीं था, वो ऐसा सही नहीं था, उसने ऐसा बताया, उस पुस्तक में ऐसा लिखा था, वहाँ गलत लिखा था, वहाँ सही लिखा था, मेरे से ये गलती हो गई, मेरे से ये गलती हो गई, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, सब बातें उसमें लिखी जाती हैं निष्कर्ष में। कभी कभी पूरी रिसर्च हो जाती है, फेल्योर हो जाती है रिसर्च, वो निग्रह स्थान है, वो पराजय के स्थान है, उनको भी लिखना चाहिए। परंतु यदि रिसर्च फेल हो जाए, यदि हमने किसी द्रव्य को किसी रोग के अंदर लिया और वो काम नहीं किया, तो चिंता की बात नहीं है। ये भी एक रिसर्च है, ये भी एक अनुसंधान है, ये भी एक सच्चाई का पता लग रहा है कि वो कम से कम वहां काम नहीं करती, ये तो पता चला। है तो पराजय, है तो निग्रह स्थान, परंतु चिंता की बात नहीं है। आपने प्रतिज्ञा की थी कि ये औषधि वहां काम करेगी, ये प्रतिज्ञा हानि हो गई, तो ये प्रतिज्ञा हानि भी आने वाले फर्दर रिसर्चर्स के लिए इम्पोर्टेंट। चिंता नहीं, जो है बढ़िया। तो ये कंक्लूजन, ये डिस्कशन, और आखिरी में कंक्लूजन, निष्कर्ष, निगमनम। तो ये निगमन है हमारे अनुमान का भी और बाद मार्गों का भी।
मेरा निवेदन ये है, रिसर्च को हब्बा ना बनाएं, रिसर्च को अपने सिर पे नहीं ला दें। रिसर्च एक अच्छी प्रक्रिया है, सरल प्रक्रिया है। और फिर चरक इतना ही नहीं रुके, चरक ने फिर आगे रिसर्च के योग्य विषयों को भी बताया कि रिसर्च करनी किसके ऊपर, किसकी रिसर्च करनी और क्यों करनी। तो उन्होंने बताया कि ज्ञान के लिए, सत्य की खोज के लिए इन 10 चीजों की रिसर्च करनी चाहिए। 10 विध परीक्ष भाव, ये सारे के सारे रिसर्च के विषय हैं। कारण, कारण, व्हाट इज द कारण? कारणम, कारण वो जो कार्य करता है, जो अनुसंधाता है, जो रिसर्चर है, जो डॉक्टर है, वैद्य है, जो चिकित्सा कर रहा है, चिकित्सक है, प्रोफेसर, वो कैसा होना चाहिए? पहले तो उसकी रिसर्च करो, वो रिसर्च के योग्य है कि नहीं है। तो लीजिए ना जीआरएफ, लीजिए ना नीट, प्री पीजी का एग्जाम लीजिए ना पाउंड, लीजिए पीएमटी कराइए, सीपीएमटी कराइए। ये सब जो सिलेक्शन मेथड है, सिलेक्शन प्रोसेस है, काई के लिए? कारण के लिए ही है ये। इसका अधिकारी कौन है? ये रिसर्च करेगा, ये चिकित्सा करेगा, ये कार्य करेगा, ये शोध करेगा, ये एमडी करेगा, पीएचडी करेगा, डीएम करेगा, सुपर स्पेशलाइजेशन करेगा, कौन करेगा? कारण, वैद्य करेगा। करण, औषधि का रिसर्च कीजिए, करणम पुनर्औषधम, आखिरी तक जो जाए। कार्य योनि, विकृति का, बीमारी का रिसर्च कीजिए, बीमारी कैसे हुई, निदान क्या है, कारण क्या है, संप्राप्ति क्या है, लक्षण क्या है। ये कोविड के ऊपर चल रहा है काम, एम्स एड्स पे चल रहा है, ट्यूबरक्लोसिस पे चला, मलेरिया पे चला, ज्वर पे चला, ग्रहणी पे चला। इन सब बीमारियों के बारे में जानना, कार्य योनि, रिसर्च, ये रिसर्च के टॉपिक है, इन पर रिसर्च होनी चाहिए। ये सब अनुसंधेय विषय हैं, परीक्ष विषय हैं, परीक्ष भाव हैं ये सारे के सारे। कार्य, चिकित्सा, कैसे चिकित्सा करनी, कौन सा मेथड अपनाना, संशोधन अपनाना, रसायन अपनाना, संशमन अपनाना, ऋतुचर्या अपनाना, स्वस्थ वृत्त अपनाना, योग से करना, प्राणायाम से करना, द्रव्य से करना, निरद्रव्य से करना, अद्रव्य से करना, सत्वावजय से करना, मेथड, मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। कार्यफलम, रिसर्च केवल इतनी नहीं है कि पेशेंट मेडिकल कॉलेज से सही हो गए, हमने विदा कर दिए, इतने पेशेंट आज कोरोना के सही हुए, घर पहुंच गए, इससे काम नहीं चलेगा। कार्यफल, वो सुखपूर्वक वहां रह रहा है कि नहीं रह रहा, ये भी पता लगाना पड़ेगा, अनुसंधान के योग्य। छोड़ना नहीं है रिसर्च, अधूरी नहीं छोड़ना। और इसके इतना भी नहीं, अनुबंध, उसको सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है जीवन में, ये भी आवश्यक है। अनुबंधस्तु खलु आयु, ये भी रिसर्च का विषय। देश, देश, भूमि और आतुर, रोगी, रोगी की परीक्षा, रोगी का अनुसंधान, पूरी रोगी की परीक्षा देश परीक्षा है, देश परीक्षा अनुसंधान है। उसकी प्रकृति से, विकृति से, सार से, संगठन से, सत्व से, सब चीजों से पता लगाना, तब जाके ये अनुसंधान होगा उसका। काल, काल के बारे में जानना, काल क्या, रिसर्च करना, प्रवृत्ति और उपाय, ये सारे अनुसंधान के विषय हैं। समय निश्चित रहता है, सीमा रहती है। ये विषय तो वास्तव में पूरे 1 वर्ष का विषय है। 1 घंटे में इसको पूरा करना संभव नहीं। ये मैंने आपको दिशा दी है, मेरे विद्यार्थियों के लिए एक दिशा है। ये कोई एकांतिक नहीं है कि बस ये समाप्त हो गया। आप इस विजन से, इस दिशा से, इस दृष्टि से सोचना शुरू कीजिए। एक नई दृष्टि से आपको एक नई सृष्टि का ज्ञान होगा, ये मेरा निवेदन है। मैं मेरे सभी विद्यार्थियों से, आयुर्वेद के साथियों से बस एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, सभी मित्रों से, सभी विद्यार्थियों से, सभी चिकित्सकों से, सभी मेरे वरिष्ठों से, अपने जीवन का सर्वस्व अब आयुर्वेद के माध्यम से जन सेवा और चिकित्सा में हमें लगाना चाहिए। इस ज्ञान के अवगाहन में लगाना चाहिए। ज्ञान और चिकित्सा पुरुषार्थ, ये 2 जो हमारे
पंख हैं, इनके माध्यम से हम इस विश्व को कल्याण दें, हम इस विश्व को आनंद दें, हम इस विश्व को निरोगी करें। मैं बता रहा हूँ आपको, ये आयुर्वेद अमृत है, अमृतों में ही सर्वश्रेष्ठ है। आयुर्वेदोमृता नाम। क्यों है अमृतों में सर्वश्रेष्ठ? क्यों है किसी के पास ब्राह्मी ब्रेन के लिए, है किसी के पास शंखपुष्पी संसार में किसी भी चिकित्सा पद्धति के पास, है किसी के पास गिलोय? अरे हृदय के लिए अर्जुन कोई दे सकता है क्या? कोई पुनर्नवा दे सकता है किडनी के लिए? कोई बताएगा ये कहां से आए ये सारे द्रव्य? कोई भूम्यावल की, कोई काल में, कौन पैदा करता है? कौन ने बताया? किसने बताया? ये सब रिसर्च है हमारे ऋषि मुनियों की, हमारे पूर्वजों की। हमें ये बैठे बिठाए फ्री में मिल रही है। बहुत बड़ा उपकार है उन लोगों का। उस उपकार का, उस ज्ञान का जो हमको मिला है, उसकी कृतज्ञता तभी है प्रभु जब ये जनता जनार्दन तक हम उस विषय को पहुंचाएं। जनता को पता ही नहीं है। अभी हमारी ड्यूटी सिविल हॉस्पिटल में लगाई है। पेशेंट आता है, साहब मेरे यहाँ गांठ हो रही है। डॉक्टर कहता है इसका ऑपरेशन कर डालो। अरे देवता, एक कांचनार गुग्गुलू लेके तो देख, 1 महीने, केवल 1 महीने ले ले, आराम ना हो तो बताना। अज्ञानता के कारण से सारा संसार गलत दिशा में जा रहा है। भैया बचा लो इसको। मेरे सभी मित्रों से, साथियों से, चिकित्सकों से बड़ा निवेदन है मेरा। वेबिनार का उद्देश्य ज्ञान तो है ये देना, पर ये संदेश देना भी है कि ये जो आपको मिल रहा है ना, अमृत मिल रहा है, इस अमृत को पहुंचाओ जनता तक। आपका पड़ोसी, आपका कोई भी व्यक्ति जो आपके टच का है ना, वो उसको ये पता रहना चाहिए कि यार एक बार आयुर्वेद का कंसल्टेशन बॉस से ले लो, डॉक्टर साहब से ले लो, और इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आपका पड़ोसी, आपका साथी, आपका परिवारी, आपका मित्र, आपका जानने वाला आपको महत्व नहीं देता है उसके जीवन में, तो ये आपके जीवन की असफलता है, ये आपके जीवन की निरर्थकता है। ये आपने इस धरती पर केवल और केवल वजन उठाने के लिए पैदा होकर अवतार लिया है। आपके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। यदि केवल इसीलिए आप आए हो कि वह डिग्री करी और पता नहीं क्या काम कर रहे हैं, समझ में नहीं आता, परिवार वाला सम्मान नहीं करता, दोस्त कभी कोई पूछता नहीं आयुर्वेद की चिकित्सा के लिए, पड़ोसी क्वैक कह के हमारा मजाक उड़ाता है, तो फिर इस जीवन का क्या उद्देश्य है साथियों? इस जीवन को समर्पित कर दीजिए और प्रतिज्ञा कीजिए कि विश्व में आयुर्वेद के माध्यम से, मैं कोई आयुर्वेद के नाम का स्वार्थी नहीं हूं, मैं केवल और केवल इस विश्व के समस्त मानव जाति का कल्याण हो, निरोगी हो, निरामय हो, निरापद हो, बिना उपद्रव के प्रेम से, शांति से चिकित्सा ले सके, वो स्वस्थ हो सके, निरोगी हो सके। मैं कोई एलोपैथी वेलोपैथी का विरोधी नहीं हूं, पर मुझे लगता है कि ये पृथ्वी से जुड़ा हुआ विषय है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ विषय है, सृष्टि से जुड़ा हुआ विषय है, लोगों से जुड़ा हुआ विषय है। ये आम जनता के बीच में पहुंचना चाहिए महाराज, और इसी के लिए वेदना है केवल ये। और बस इसी वेदना और इसी भाव के साथ मैं निवेदन करूंगा, यत्र भापडलोदभासि वासदेद्यापि भारतम् आयुर्वेदात्मकं ज्योति शाश्वतं नः प्रकाशताम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। वाह सर, आज आपको सुनकर के जो ज्ञान प्राप्त तो हुआ ही है, वो तो आज का उद्देश्य था ही आज की इस संभाषा का कि हमें आपसे ज्ञान प्राप्त करना है, परंतु इसके साथ साथ एक अनुभूति विशेष रूप से मुझे जो हुई वो ये कि आपका आत्मतत्व कितना निर्मल है। ये जानकर बड़ा आनंद हुआ कि आज हम ऐसे व्यक्तित्व के सामने बैठे हैं, ऐसे व्यक्तित्व को सुन रहे हैं जिनका आत्मतत्व इतना निर्मल है। हमारे आयुर्वेद शास्त्र में एक बात कही है, वैद्य के जो गुण बताए हैं उसमें एक बात कही है, शुचिर्भिषकः, शुचिता पूर्ण होना चाहिए। तो शुचिता पूर्ण भिषक होना चाहिए मतलब उसका रंग रोगन, उसका स्वरूप शुचिता पूर्ण न हो, बल्कि उसका चरित्र, उसका आत्म तत्व भी निर्मल होना चाहिए, शुचित्व वाला होना चाहिए। तो उस बात का आज मुझे अनुभव हुआ।
पूरे समय जी बिल्कुल, विश्वकर्मा पूरे सुशील समय भाषा। मैं आपको सुनते हुए बिल्कुल अभिभूत हो रहा था और सामान्यतः जब मैं मॉडरेटर होता हूँ तो बीच में 1-2 बार वक्ता को कुछ ना कुछ प्रश्न पूछता हूँ, लेकिन आज मैं बिल्कुल निशब्द था और मैं बस ये लग रहा था कि मेरे कान में ये जो मिश्री घुलती जा रही है ज्ञान की, ये इसी तरह से घुलती रहे और ये सत्र नहीं, ऐसे ही चलता रहे। परंतु आपने समय को भी महत्व देते हुए और अपने वक्तव्य को यहीं विराम दिया। अभी वास्तव में देखा जाए तो हमारी प्यास बुझी नहीं है, हम चाहते हैं कि आपको और सुनें और सुनते जाएँ क्योंकि ये पिपासा ऐसी है, ज्ञान की पिपासा कभी शांत नहीं होती है। जैसे आपने कहा कि इस वक्तव्य के लिए वर्ष भर भी शायद कम पड़ेगा, परंतु समय जी, की अपनी सीमा है। संयोग लगेगा तो हम आपको पुनः सुनेंगे। आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप हमें फिर से समय दें और आपको सुनें। लेकिन एक बात कहेंगे कि आपने जो आयुर्वेद का ज्ञान है वो तो दिया ही, लेकिन विशुद्ध आयुर्वेद का ज्ञान आपने दिया, जो उसका मुख्य उद्देश्य है कि जनमानस तक आयुर्वेद किस तरह से पहुँचे। मतलब जो व्यवसाय शब्द का आपने जो गूढ़ अर्थ बताया है, वास्तव में वही हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम प्रत्येक व्यक्ति तक आयुर्वेद चिकित्सा को पहुँचा सकें। न केवल पैसों के लिए। बिल्कुल। हमारे आचार्यों ने कई जगह कहा है कि जहाँ एक बात उन्होंने कही है कि जो चतुष्पाद बताए हैं उसमें रोगी के भी बारे में उन्होंने लिखा है आढ्यो रोगी भिषग्वश्यो। मतलब धनाढ्य रोगी होना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि उससे उपार्जन कर सकें आप, धन उपार्जन कर सकें। लेकिन धन उपार्जन सिर्फ इसलिए है कि हमारी रोज़ी-रोटी चल सके, हमारा उदर-भरण हो, हमारे परिवार का उदर-भरण हो। लेकिन हम उससे अपनी अन्य जो सुख-सुविधाएँ हैं, जो भौतिक सुख-सुविधाएँ जैसे आपने कहा था कि भई मेरा मलेशिया का टूर फिक्स कर दो, ये उद्देश्य उसका कदापि नहीं है। उसका उद्देश्य मात्र इतना है कि हमारा जो दैनिक जी, मैं बीच में इंटरप्ट करूँगा। जी, ये यहाँ यहाँ जो आढ्य रोगी कहा है, जी, उसका उद्देश्य आचार्य वाघभट्ट का ये नहीं था कि वो स्वयं की सुख-सुविधाओं के लिए या रोज़ी-रोटी के लिए जी, जी, उससे पैसे लेने के लिए रोगी को आढ्य कह रहा है। जी, आचार्य वाघभट्ट बड़े ही निर्मल हृदय के, जी, बहुत ही वैदिक, सनातनी और बौद्ध भी जी, और बड़े कल्याणकारी करुणा के आचार्य थे वो और उनके आतुरालय में हज़ारों रोगी निःशुल्क सेवा लेने आते थे। जी, सेवा करते थे वो और आपको जानते हैं सेवा के लिए बहुत सहायता की आवश्यकता लगती है। जी, और आचार्य उस माध्यम से रोगियों के जो आढ्य रोगी होते थे, उसके माध्यम से उस सेवा कार्य को वो संचालित करते थे। जी, तो बिल्कुल, वो मैं आढ्य उसी पॉइंट पर आढ्य आना रोगी चाह वहाँ रहा पे था कि हमारे गुरुवर भी यही कहते हैं कि आप जो धनाढ्य रोगी हैं, उनसे पैसा लीजिए और जो बेचारे निर्धन हैं, जो दयनीय बिल्कुल, अवस्था में आते हैं, आप उनकी मदद कीजिए। और आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि प्रत्येक रोगी तक आपकी चिकित्सा पहुँच सके, उसको सुलभ हो सके। इसलिए उन्होंने ये बात कही है। धनोपार्जन जो है, वो एक अलग विषय है और वास्तव में आज आपने जो आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य है, उसको प्रतिपादित किया। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार मानता हूँ। आज आपने जी, धन्यवाद। हमारे सभी सुनने वालों को, वैद्य मित्रम परिवार के सभी वैद्य मित्रों को वास्तव में आयुर्वेद का अद्भुत ज्ञान दिया है। उसके लिए मैं पुनः-पुनः आपके आगे नतमस्तक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भविष्य में भी हमें इसी तरह से अपने ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशमान करते रहेंगे। अब मैं माइक्रोफ़ोन पर वैद्य मित्रम के किसी भी कार्यक्रम के लिए जी, तन, मन और धन से जो भी मेरे से सहयोग लग सकता होगा ना कभी भी, मैं जी, सदैव आपके साथ हूँ। आपकी पूरी टीम बहुत ज़बरदस्त टीम है, मुझे पता है। समर्पित लोगों की टीम है एंड आई लव यू ऑल एंड आई लाइक यू ऑल। मैं आपके काम के लिए एप्रिशिएट करता हूँ आप सबको और मेरा तन और मन और धन जो भी मेरी शक्ति है ना आप सबके लिए समर्पित है। कभी भी क्या बात है सर, क्या आदेश बात है। कीजिएगा, कभी भी आपने आदेश कीजिएगा। हमें बिल्कुल आश्वस्त कर दिया, उसके लिए धन्यवाद। बिल्कुल।